सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 43वीं कक्षा आप सभी का स्वागत है। प्रगृह्य संज्ञा प्रारंभ हो चुकी है और उसमें प्रथम सूत्र चल रहा है ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। और इसमें हमने पीछे अग्नि इति और माले इति इन दो शब्दों में, दो वाक्यों में प्रगृह्य संज्ञा के प्रयोजन को देखा। इसमें कोई प्रश्न है किसी का पीछे के पाठ में से? सबको पक्का हो गया? फिर पूछिए क्या रह गया है? माले इति, यहां माले में ए कहां से आया? क्योंकि शब्द है माला, तो ए कहां से आया इसमें? गुण दो वर्णों का होता है, एक पूर्व परयोः। गुण करने वाला सूत्र जिस अलमारी में रखा हुआ है वो प्रकरण कौन सा है? एक पूर्व परयोः। इस सूत्र के अधिकार में चल रहा है ये प्रकरण, संहिता का प्रकरण कहलाता है ये। तो आद्गुण सूत्र ये तभी लग सकता है जबकि दो वर्ण हो। अब दो वर्ण कौन कौन से हैं वो जिनके स्थान में गुण हुआ? खोल करके बताइए, शब्द अलग अलग करके। किसमें आकार है? माला, माला में, ला में आ, ऐसे बोलो ना खुल करके। और दूसरा वर्ण कौन सा है? तो ई कहां से आया? इकार नहीं, ईकार। फिर आपने इकार कहा, ईकार। जल्दी क्यों बोलना है? एक मात्रा को जल्दी बोलते हैं, दो मात्रा को आराम से बोलो। ईकार। तो ई कहां से आया? ये प्रत्यय कौन सा किया गया है? औ। द्विवचन में प्रथमा का द्विवचन औ, तो औ के स्थान पर ई आया है। किस सूत्र से? औंग आपः। आबंत अंग से उत्तर औ अथवा औट के स्थान में। औं का अर्थ औ भी है और औट भी है, दोनों प्रत्यय ले लिए हैं इसने, प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन। औं शब्द आप एक संज्ञा मान लो इसको। किन की? औ और औट की, बस दोनों का एक नाम है औं, बस। तो औं का अर्थ हो गया औ और औट के स्थान में। शी आदेश होता है। किससे उत्तर? आबंत अंग से उत्तर। तो माला आबंत अंग है, उससे उत्तर औ के स्थान पर शी हो गया और शी का ई बचेगा। तो ये आ और ई जो हैं, यहां इनको आद्गुण से संधि होकर के माले। अब ये शब्द बन गया एकारांत और द्विवचन का है ये। तो आगे जब इसके कोई भी दूसरा शब्द आएगा और संधि प्राप्त होगी तो ये सूत्र ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, ये इसकी प्रगृह्य संज्ञा कर देगा। जैसे इति शब्द आगे लाएंगे तो माले इति। अब एचो यवा यावह से यहां अय आदेश की प्राप्ति हो रही है, तो इसने प्रगृह्य संज्ञा कर दी। तो प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम, इसने इसको प्रकृति भाव से ही
रहने दिया, परिवर्तन नहीं होने दिया, संधि नहीं होने दी। यह है प्रक्रिया संज्ञा का प्रयोजन। तो ऐसे जितने भी द्विवचन में शब्द आएंगे सबकी ये प्रक्रिया संज्ञा बनेगा। सूत्र ही इसीलिए बनाया है पाणिनि ने, और हम भी यही चाहेंगे अंदर मन से। आपको क्या इच्छा हो रही है, क्या होना चाहिए? अब सूत्र बन गया तो आपके मन में भी यही आ रहा होगा कि वास्तव में ये जहां जहां भी लग रहा है लगना चाहिए बस। अब तो ये, क्योंकि बाधा हम स्वीकार नहीं करेंगे, सूत्र के प्रति हमारी श्रद्धा है, तो हम यही चाहेंगे कि कहीं रुकावट ना आए इसके मार्ग में। अब तो ऐसा ही होता है। अगर पुल्लिंग में बनाएंगे रामो, ये लिंग का नाम ही नहीं ले रहा है। आपने रामू बनाया तो रामऊ कैसा है? ये औकारांत। और सूत्र में कौन कौन से पढ़े गए हैं? ईकारांत, उकारांत, एकारांत। इसमें औ है ही नहीं। आप सूत्र से बाहर निकल गई। अब सूत्र के क्षेत्र में रहते हुए और वहां कोई रुकावट आए तब शंका उठाओ कि यहां तो लगा नहीं है, जबकि शर्त पूरी हो रही है उसकी, फिर भी नहीं लगा। ऐसा कोई उदाहरण लाओ, कोई नहीं मिलेगा ऐसा। ये सर्वत्र लगता है। तो हमने उदाहरण किस किस के देख लिए? ई का उदाहरण कौन सा देखा? अग्नि इति। ऊ का उदाहरण क्या देखा था? वायु इति। ए का उदाहरण क्या देखा? माले इति। अब ए का उदाहरण एक और दे रहे हैं। ये वो और दे रहे हैं इसलिए कि माले इति ये है सुबंत रूप माले, एक तिंगंत को भी ला रहे हैं। अब ये उकारांत ईकारांत में तिंगंत मिल नहीं पाया था, वहां केवल सुबंत का ही दे दिया, क्योंकि अग्नि इति ये भी सुबंत का है अग्नि, वायु ये भी सुबंत है, माले ये भी सुबंत है। तो ईकारांत उकारांत में तिंगंत है नहीं, एकारांत में सुबंत भी है और तिंगंत भी रूप मिल जाते हैं। तो एक तिंगंत का आज लेंगे, तो वह है उदाहरण पचेते। पचते पचेते पचनते। तो पहले तो ये पता कर लो कि पचेते क्या है। ये पच धातु, लट लकार, परस्मय आत्मने पद, प्रथम पुरुष द्विवचन, यह है पचेते। क्या अर्थ होगा? दो लोग पचाते हैं। हाँ, दो लोग अपने लिए पका रहे हैं। आत्मने, अपने लिए, स्वयं खाने के लिए पका रहे हैं, वो बांटने के लिए नहीं। बांटने के लिए पकाएंगे तो पचतः। हाँ, दो पाचक वो दूसरों के लिए पका रहे हैं, वो पचतः होगा। तो वयम पठेते हैं? आवाम नहीं, आवाम क्यों नहीं? यहाँ वयम आवाम क्यों बोलेंगे? ये तो प्रथम पुरुष का है नहीं, ये यहाँ वयम आवाम क्यों ले आए? आप ये कहो कि अपने लिए पकाते हैं, अर्थात आवाभ्याम नहीं, आवाभ्याम भी यहाँ कैसे बोलोगे आप? अपने लिए, अपने की संस्कृत बनाओ क्या है? अपने को किसको बोलते हैं हम? स्व, स्वाभ्याम। अपने लिए, अपने लिए पका रहे हैं। और फिर हम स्व भी क्यों ला रहे हैं? जब हम बोल रहे हैं कि ये प्रयोग आत्मने पद में है, तो आत्मन का ही प्रयोग करो ना। आत्मभ्याम पचेते, द्वौ मनुष्यौ आत्मभ्याम पचेते। दो मनुष्य अपने लिए पका रहे हैं। तो ये तो उन्होंने कहा, इसलिए मैंने पूरा कर दिया वाक्य। मत कहो। हम सब अपने लिए पढ़ते हैं? हम सब जिन धातुओं में ये सुविधा दी हुई है, हम देखते हैं ना कि मोबाइल खरीदते हैं तो भाई क्या क्या इसमें फैसिलिटीज हैं। तो जिन धातुओं में ये फैसिलिटी दी गई है कि वहां आप आत्मने पद के प्रत्यय भी ला सकते हैं, परस्मै पद के भी ला सकते हैं, वहां ये बात लागू होगी कि हमारे लिए, अपने लिए काम हो रहा है या दूसरे के लिए हो रहा है। तो आप चुनाव कर पाएंगे आत्मने पद परस्मै पद का। और जहां आपके पास ऑप्शन ही नहीं है दो, केवल या तो आत्मने पद ही आएगा या केवल परस्मै पद ही आ सकता है, तो ये चुनाव करने की छूट मिलेगी क्या कि ये क्रिया किसके लिए हो रही है, दूसरे के लिए या अपने लिए? ये चुनाव कहाँ कर सकते हैं हम? जिन धातुओं में दोनों पद आने की सुविधा मिली हुई है। अब आपने पठ का प्रयोग किया अभी कि अपने लिए पढ़ते हैं, दूसरे के लिए पढ़ते हैं।
पठ धातु में ये सुविधा नहीं है कि आप दोनों प्रकार के प्रत्यय ले आए। इसलिए कुछ धातुएं केवल परस्मैपद ला सकती हैं, कुछ धातुएं केवल आत्मनेपद ला सकती हैं, और कुछ धातुओं में ये सुविधा दोनों प्रकार की होती है। जहां दोनों प्रकार की सुविधा दी हुई है वहां ये आप ऑप्शन चुन सकती हैं। हाँ, वही बात हो गई। उभय पद धातुओं में ये हम चुनाव करेंगे कि अपने लिए है, दूसरे के लिए है। ठीक है। और पढ़ना तो वैसे भी अपने लिए ही होता है। आपने पढ़ने का उदाहरण दिया, कोई पढ़ता है किसके लिए पढ़ता है? दूसरे के लिए। वो कहेगा हाँ ये पढ़ करके फिर मैं सर्विस करूंगा, धन कमाऊंगा, उससे बच्चे पालूंगा, दूसरे के लिए पढ़ रहा हूं। हो गया? हाँ, दूसरों को पढ़ाने के लिए पहले स्वयं तो पढ़ रहा है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है। नहीं पढ़ करके क्या हो रहा है? ये तो हम दूर पहुंच गए ना। उस समय जो पढ़ रहा है उसका प्रयोजन क्या है? ज्ञान की उपलब्धि। अब वो ज्ञान दूसरे को देगा, ये बाद में। लेकिन सोच पहले ही लिया है उसने, भले ही पहले सोच लिया है, भले ही पहले सोच लिया। जैसे कोई भोजन कर रहा है, अब कोई भोजन कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? मैं भोजन करके मैं थोड़ी औरों की सेवा करूंगा, शरीर में ताकत आ जाएगी ना फिर अब। लेकिन जिस समय भोजन कर रहा है उस समय शरीर की तृप्ति के लिए ही कर रहा है। वो अगला कार्य होगा फिर कि ताकत बल से क्या करना है फिर। तो पचेते इति, इति लगा करके इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि संधि दिखानी पड़ेगी ना। हम इति को हटा दें तो ये सूत्र हम कहां दिखाएंगे? फिर प्रगति संज्ञा करके करेंगे क्या? इसलिए इति साथ में बोल दिया गया है। तो बनाना है पचेते, तो धातु सिद्ध करना है पचेते, और धातु है डुपचश। ये आ चुकी है पीछे? नहीं अब तक। किस में आई थी? नहीं, पीछे कौन सी ऐसी सिद्धि उदाहरण आया था जिसमें पच धातु का प्रयोग किया गया है अब तक? पचंती आया था। हाँ, अदेंग गुणा में। ठीक है। तो डुपचश में शकार हट गया, डू हट गया। कितने अनुबंध हैं इसमें डुपचश में? तीन अनुबंध। हलंत्यम, आदिर, ईटु डबह और उपदेशे जनुनासिक इत। ठीक है। और ये बात मैंने पीछे कई बार बता दी है कि अनुबंध जो लगाते हैं पाणिनि वो सब प्रयोजन होते हैं। अब इसमें डू लगाया है, इसका भी कोई प्रयोजन होगा। क्या है? तो सूत्र आता है एक, द्वितः त्रिहि। जो धातुएं द्वित होती हैं, द्वित। द्वित सुना है? सुना है ना? तो द्वित सुना है, आज सुन लो द्वित। और ट्वीट भी सुना होगा, ट्वीट। लेकिन यहां क्या होगा? ट्वित। तो द्वित ट्वित यहां भी चलते हैं। डू इथ द्वित, टू इथ ट्वित। तो जो धातु ट्वित होती है उससे हम भाव में कोई शब्द बनाए तो अथुच प्रत्यय होता है। जैसे टू ओश्वी, श्वयथु, सूजन को बोलते हैं, सूज जाता ना कहीं कहीं, स्वेलिंग। और डू द्वित होती है तो कौन सा प्रत्यय होगा? त्रिहि, त्रिहि, ककार साथ में। तो पस धातु है ये द्वित, तो इससे बनेगा भाव में पक त्रिमम, पकाना। धातु पाठ से पता चला ये द्वित है। धातु पाठ में ही तो है ये द्वित। हाँ, ये द्वित है। टू वाली भी होती है, जैसे टू ओश्वी बोला मैंने अभी। ऐसे ही क्री धातु होती है, डुक्रे करणे, सुना है नहीं? तो वहां भी क्री धातु से हम क्त्रि प्रत्यय करेंगे, द्वितः क्त्रि। तो क्या बनता है उससे? कृत्रिम। तो कृत्रिम में जो त्रि आपको सुनाई पड़ रहा है
ये डू लगने से ही हो पाया है। अगर डू न लगा हो डुकरे में तो कृत्रिम में त्रि नहीं आ सकता। तो ये तो इसका हो गया प्रयोजन, इसको अलग कर दो। अब शकार का, तो शकार का भी छोड़ो, अब च में च के अ में आ जाओ भी, कि ये भी तो अनुबंध है। तो ये विषय मैंने पीछे आपको बहुत विस्तार से समझाया हुआ है कि जब भी हम किसी अच अनुबंध को हटाते हैं, अच के रूप में जो अनुबंध है अनुनासिक अच, धातुओं में यदि इसकी संज्ञा की जाती है तो उससे कितने कार्य हो सकते हैं, मतलब कौन सा कार्य संपन्न होता है उससे? पद का कार्य, आत्मनिपद के प्रत्यय आना, परस्मै पद के आना और दोनों आना। ये किससे निष्कर्ष निकलता है? अनुनासिक अच जो अनुबंध है उससे। और वह अच कितने प्रकार का हो सकता है? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, तीनों प्रकार का हो सकता है वो। अब यहां हमें निर्णय करना होगा कि च में जो अ है ये है तो अनुबंध ही, अनुनासिक तो है ये क्या है? ऐसे है ये अनुनासिक, ये चा। तो ये जो अनुबंध है ये उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इन तीन में से कोई एक होना चाहिए। यदि इसको उदात्त मान लें हम तो धातु से केवल परस्मै पद के प्रत्यय आएंगे। यदि इसको अनुदात्त मान लें तो केवल आत्मनिपद के प्रत्यय आएंगे। यदि इसको हम स्वरित मान लें तो दोनों प्रकार के प्रत्यय आएंगे। ये स्वरित ही है, अर्थात ये ऐसा है। हो गया स्पष्ट? ये स्वरित है और स्वरित इत संज्ञक है जिसका क्या बनेगा विशेषण? स्वरितेत। स्वरित में इत जोड़ दो ना, आद गुण। स्वरितेत, स्वरित इत नहीं जोड़ो, स्वरित इत, स्वरितेत। तो ये धातु कैसी है? स्वरितेत, ऐसे बोलेंगे क्योंकि बन गया ये विशेषण। तो विशेष्य क्या है? धातु। उदात्त यदि इत है तो उदात्तेत है, अनुदात्त इत है तो अनुदात्तेत। अब एक अच ऐसा होता है जो धातु में रह जाता है, जो अनुबंध नहीं होता, जो अनुबंध नहीं होता। जैसे प में अ है, ये अनुबंध नहीं है, ये अनुनासिक नहीं है, तो जो रह जाता है वो भी कुछ निर्णय करता है। वो किस बात का निर्णय करता है कि धातु में जब हम प्रत्यय लाएंगे धातु से, आर्ध धातु प्रत्यय जब आएंगे बलादि आर्ध धातु को, तो उनको इट होगा या नहीं होगा, ये निर्णय करेगा जो स्वर जो अच रह गया है। अब जो रह गया है वो दो प्रकार का होता है, या तो उदात्त होगा या अनुदात्त होगा। ये शायद तीसरी या चौथी बार चल रहा है ये विषय, लेकिन आपको हर बार नया जैसा लगता है कुछ कुछ। बच्चे भी नए हैं। अब बच्चे से प्रौढ़ बन जाओ, काफी विषय निकल गया अब तो। तो जो अच रह जाता है वो दो प्रकार का, और जो हटता है वो तीन प्रकार का। जो रहेगा वो दो प्रकार का, या तो उदात्त होगा या अनुदात्त होगा। यदि ये प में अ उदात्त है तो इसके आगे यदि कोई वलादि आर्ध धातु प्रत्यय आएगा तो उसको ईटागम होगा। यदि ये अनुदात्त है तो वलादि आर्ध धातु को ईटागम नहीं होगा। तो ये अनुदात्त है, ये स्वरित है, ये अनुदात्त है, ये अनुबंध है, ये अनुबंध नहीं है। ठीक है। और अनुबंध है तो इत जोड़ के बोलेंगे स्वरितेत, और जो अनुबंध नहीं है वहां इत नहीं जोड़ेंगे। अब क्या कहेंगे? उदात्त। अर्थात ये धातु कैसी है? उदात्त। और दूसरा क्या था? धातु कैसी है? स्वरितेत। अर्थात ये स्वरितेत और अनुदात्त है। उदात्त नहीं, स्वरितेत और अनुदात्त है। अनुदात्तेत नहीं बोलते ना, स्वरितेत और अनुदात्त है। और यही धातु पाठ में लिखा होता है। डुपचश पाके कह करके जब पूरा प्रकरण समाप्त होगा, कहीं कहीं उसी धातु के आगे दे देते हैं कि इति उदात्ता अनुदात्तेतः, इति अनुदात्ता
अनुदात्ताः स्वरितेतः इति अनुदात्ताः उदात्तेतः। तो इस तरह से कई वाक्य बन जाएंगे इनके। इति उदात्ताः उदात्तेतः, इति उदात्ता अनुदात्तेतः, इति उदात्ता स्वरितेतः। 3 बन गए। अब पीछे का बदल दो। इत्यनुदात्ता उदात्तेतः, इत्यनुदात्ताः अनुदात्तेतः, इत्यनुदात्ताः स्वरितेतः। कितने बन गए? 6 प्रकार के वाक्य होते हैं ये। स्वरित फिक्स रहेगा, उदात्त और अनुदात्त को बदल सकते हैं। क्यों? वहां भी तीनों बदले हैं हमने। तो फिर तो 9 बनेंगे। देखो 3 का कॉम्बिनेशन। पहले हम इसको लेंगे, ये 2 भाग बनेंगे इसके उदात्त अनुदात्त के। पहले उदात्त को ले लो और ये बनेंगे 3। उदात्त उदात्तेत, उदात्त अनुदात्तेत, उदात्त स्वरितेत। कितने बोल दिए मैंने? अब इसको बदल दो। ये वैसे ही बोले जाएंगे फिर भी। अनुदात्त उदात्तेत, अनुदात्त अनुदात्तेत, अनुदात्त स्वरितेत। 6 तो बने। स्वरितेत कभी बीच में नहीं आएगा। बीच नहीं बोलते हैं, जो रह गया है स्वर तो रह गया। वो इत कहाँ होता है? इत किसे कहते हैं? जो मर गया। स्वरित हमेशा मरता है। हाँ, स्वरित अगर अनुबंध के रूप में है तो उसको जाना ही पड़ेगा, लेकिन जो रह गया है उसमें स्वरित नहीं होता है। वो 2 प्रकार का होगा, क्योंकि उससे कोई इट का होना या न होना, 2 ही बातें तो करनी है। तो 2 बातों के लिए 2 ही स्वर तो चाहिए, 2 प्रकार के। इट करना और इट न करना। तो एक इट करने के लिए स्वर की क्वालिटी, एक इट न करने के लिए स्वर की क्वालिटी। वहां 3 काम होते हैं, आत्मनेपद आना, परस्मैपद आना, दोनों आना। अब 3 तरह के स्वर चाहिए वहां, इसलिए वहां एक स्वरित और बढ़ाया गया। हाँ, पचादयो अनुदात्ताः स्वरितेतः। तो ये ऐसी ही है, ये अनुदात्त है, ये स्वरितेत, ये स्वरित है। तो ये धातु अनुदात्त और स्वरितेत है। चलें आगे। अब पच धातु ये आ गई, और पच धातु से लट लकार लाएंगे। अब ये सूत्र नहीं बोलना है मुझे, सारे लट लकार ला करके लह कर्मणि च भावे चाकर्म के भय से कर्ता में ले आए। उसके बाद लस्य के अधिकार में तिप्तसी आदि ये प्रत्यय आए सारे हैं। उनके बाद परस्मैपद संज्ञा, आत्मनेपद संज्ञा, तंगानावात्मनेपदम। उसके बाद आत्मनेपद के प्रत्यय किससे लाएंगे? अब यहां पर स्वरितयितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले। क्योंकि धातु ये स्वरितेत है, इसलिए क्रिया का फल जब कर्ता को मिलेगा तो आत्मनेपद के प्रत्यय आएंगे। परस्मैपद के प्रत्यय लाएंगे इस धातु से, तब भी यही सूत्र लगेगा। नहीं, तब भी यही सूत्र ऐसे लगेगा कि वैकल्पिक पक्ष बनेगा, फिर ये नहीं लगाएंगे इसको। ये सूत्र तो ये कहता है क्रिया का फल कर्ता को। सूत्र का अर्थ क्या है? पहले सूत्र का अर्थ पकड़ो। स्वरितेत और यित धातुओं से क्रिया का फल कर्ता को मिलने पर क्या होता है? आत्मनेपद के प्रत्यय होते हैं। बस, ये परस्मैपद नहीं करता। अब क्रिया का फल कर्ता को जब नहीं मिलेगा तो ये सूत्र नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, धातु शेष हो गई। शेष हो गई तो शेषाद कर्तरी परस्मैपद, फिर वही लगना है। तो आत्मनेपद के प्रत्यय आ गए। फिर उनकी प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा, शेषे प्रथमा से प्रथम आ गया। फिर एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा, फिर द्विवचन का प्रत्यय आ गया। कौन सा प्रत्यय लिखूं द्विवचन का? आताम, त आताम झ, ये आ गया। पच आताम, इसका नाम क्या है? 2 नामों में से एक तो प्रत्यय है और एक आत्मनेपद। यही छांटे आपने 2 नाम। मैंने कहा 2 नामों में से, आपने दोनों बोल दिए। 2 में से एक का चुनाव। वो 2 कौन से? इसमें से एक चुनते हैं हम। उनमें से कौन सा है? ये तिंग है। तिंग प्रत्याहार में आ गया ये 18 प्रत्ययों में, तो ये सार्वधातुक ही बनेगा।
और कर्ता में लाए थे हम इसको, तो कर्ता वाची सार्वधातुक प्रत्यय जब भी आगे आएगा तो कर्तरी शब्द तुरंत लग जाएगा। कर्तरी शब्द से शब्द भी आ गया, शब्द का क्या बचेगा? तो पच आताम। अब ये कैसा था? सार्वधातुक। और ये कैसा है? ये कैसा है? ये भी सार्वधातुक है। ये सिद्ध होने से सार्वधातुक है, ये तिंग होने से सार्वधातुक है। कारण दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन परिणाम दोनों का एक ही है। कारण अलग अलग हैं दोनों के, तो दोनों सार्वधातुक हैं। और क्या ये पित्त भी है? क्या पित्त है? पित्त है ये? पकार की संज्ञा हुई है क्या इसमें? तो नहीं है पित्त। क्या बोलने में देर क्यों लगती है फिर? मैंने कहा कि पित्त है क्या, तुरंत बोलो कि नहीं है। आप ऐसे पूछ रहे थे। अच्छा, ये मकार भी तो इसमें अनुबंध है, इसको क्यों नहीं हटाया गया? हलंत्यम सूत्र लग रहा है। नहीं, ये नहीं हटते, विभक्त ना विभक्त और कुसुमा। अच्छा। और विभक्ति कैसे है? ये सूत्र ही है विभक्तिश्च। विभक्तिश्च ने विभक्ति संज्ञा कर दी है इनकी, और विभक्ति में तवर्ग सकार मकार इनकी संज्ञा नहीं होती। तो ये पित्त नहीं है और सार्वधातुक है। सार्वधातुक है और पित्त नहीं है, तो ऐसा प्रत्यय कैसा बन जाता है? ङित के समान। वो बन जाता है ङित के समान है? ये दोबारा उठ रहा है आज विषय। ये एक बार पीछे उठा था, तो निकालो सूत्र यही पहले अध्याय में ही दूसरे पाद में। इसको बोलते हैं अतिदेश प्रकरण। नाम लिख लिया करो पुस्तक में, प्रकरण जहां भी बोलता हूं मैं। क्या है ये? अतिदेश प्रकरण। और ये दूसरे पाद से प्रारंभ हो जाता है, पहले ही सूत्र से। गांग कुटा दिभ्योणित। कौन सा प्रकरण प्रारंभ हो गया यहां से? अतिदेश प्रकरण। अतिदेश प्रकरण का अर्थ क्या होता है? किसी को किसी के समान बनाना, बस ये है अतिदेश। और ये यही अष्टाध्यायी में प्रयोग करना इस अर्थ को, किसी को किसी के समान बनाना। और समान बनाने का तात्पर्य वो धर्म उसमें है नहीं, केवल माना जा रहा है। जैसे नाटक करते हैं नहीं, तो अमुक अमुक पात्र की भूमिका निभाई जाती है, तो वहां क्या करते हैं कि हमने इसको मान लिया, राम मान लिया, लक्ष्मण मान लिया, और नाटक कर रहा है वो। तो क्या कर दिया वो? अतिदेश। अब यहां हम इसको ङित के समान बना रहे हैं। ये तो ङित ङकार आए हटे तो हम ङित कहेंगे इसको, ऐसा तो है नहीं। इन ङित्व धर्म न होने पर भी ङित जैसा बना दिया। अब जो जो सूत्र ङित कह करके कोई कार्य करते हैं, जैसे वहां जो भूमिका निभा रहा है राम की, तो जो जो भूमिका में लिखा हुआ है कि राम ने ऐसा किया वैसा किया, तो वो वही तो करेगा, वही तो करेगा। तो जो जो सूत्र ङित कह करके अपना कार्य करते हैं, वो इसको भी ङित मान करके अपना कार्य करेंगे। वो घटना इसके साथ भी घटेगी जो ङित के साथ घटती है। तो यह है अतिदेश प्रकरण। इसी में सूत्र आगे आ रहा है सार्वधातु कमपित। ऊपर से ङित की अनुवृत्ति पहुंच रही है, तो सार्वधातुकम अपित। बहुत सरल सूत्र है, ऊपर से केवल ङित लेना है, अब कुछ भी नहीं लेना है। और अपित सार्वधातुकम। अब जहां भी अतिदेश सूत्र का हम अर्थ करते हैं, तो अतिदेश सूत्रों के अर्थ करते समय वत जरूर जोड़ देना। वत, वत का अर्थ समान। तो अपित सार्वधातुकम ङित वत भवति। अपित सार्वधातुक ङित के समान होता है, और ये ऐसा ही है।
ये भी ऐसा ही है, लेकिन इसको ङित मान कर के हमें अभी कोई विशेष कार्य नहीं करना है। तो इस तरह से हैं दोनों ये ङित के समान, लेकिन जहां कार्य करना होता है उस पर ध्यान देते हैं, वो हमारा केंद्र बिंदु बनता है उस अवस्था में, उस समय में। तो ये ङित हो गया, ठीक है। अब ङित हो गया है और अंग संज्ञा भी है, किसकी? इसको मान करके इतने की, पच अ, आताम को मान करके पच अ की, और अ को शब को मान करके पच की है। यानी कि दो अंग हैं, पच भी अंग है और पच अ ये भी अंग है। कोई बात नहीं है, जहां जिसकी आवश्यकता होगी वहां हम ले लेंगे। तो पहुंच जाओ अंगस्य के अधिकार में। निकालो सूत्र 7वें अध्याय के दूसरे पाद में। 7वें अध्याय के दूसरे पाद में सूत्र निकालो, तीसरे कॉलम में होगा 81 संख्या पर। आतो ङितः, मिल गया? आतो ङितः। देखो हम कैसे कैसे इसका अर्थ करेंगे कि अंगस्य का अधिकार तो आ ही रहा है। पहले सूत्र में आए हुए पदों की विभक्तियों को देख लेते हैं। आतः कौन सी व्यक्ति है? क्या अर्थ होगा इसका? इससे उत्तर। इससे उत्तर। तो कौन सा है इसमें आ? ये है और ये भी है, दो आ हैं इसमें। षष्ठी है, फिर क्यों बोला पंचमी? तो ये षष्ठी है, यानी आकार के स्थान में कुछ करेगा ये। और वो आकार दो हैं, ये भी है ये भी है, कौन सा लेंगे ये बाद में निर्णय करेंगे भी। ये आकार के स्थान में कुछ करेगा, और जिसका आकार लिया जाएगा वो कैसा होगा? ङित होना चाहिए। ङितः ये भी षष्ठी है, ङित के आकार के स्थान में। तो ङित दो हैं यहाँ, ये भी है और ये भी है। आतम भी ङित है और ये शब्द भी ङित है, लेकिन आकार किसमें है? आकार इसमें है, इसमें तो आकार है नहीं, है ना? तो इसी ङित को लेना है अब। इसलिए मैंने कहा था कि है ये भी ङित, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है हमें अभी कुछ भी करने की। तो ये जो ङित है पूरा आताम, इसके आकार के स्थान में, ये इतना सूत्र का इतना अर्थ हुआ अभी केवल। शब्द को हाँ ठीक है, शब्द ङित नहीं है, ठीक है, क्योंकि पित है वो तो। तो और किसी को ध्यान ही नहीं आया? तुम कहने वाले थे, उसने कह दिया, कितना ही अंतर है बस। वो ध्यान हट गया मेरा, और दिख रहा है केवल इसलिए। हाँ, तो आतान ङित है और इसके आकार के स्थान में ये कुछ करेगा। क्या करेगा अभी स्पष्ट नहीं है ना? और अंगस्य का अधिकार आ रहा है, तो इतना तो कह सकते हैं हम। अगर अनुवृत्ति न भी लाएं तो कितना अर्थ बन जाएगा कि अंग संबंधी, अंग संबंधी, क्योंकि अभी तो किससे उत्तर ये तो कहा नहीं जा रहा है। तो जब ऐसा नहीं होता तो संबंधी बोल देते हैं, जैसे योर नाकम बोल देते हैं, झोंता हम बोल देते हैं। तो अंग संबंधी ङित के आकार के स्थान में बस अब अनुवृत्तियां लाएंगे। तो अनुवृत्ति एक तो आ रही है सार्वधातु के, देखो ऊपर आ रहा है नहीं, रुदादिभ्यः सार्वधातु के। और दूसरा आ रहा है जो सबसे मुख्य है, अतः और ईय। इसके ऊपर सूत्र पकड़ो पहले, अतो ये यह। देखो ये दोनों सूत्र, अतो ये यह और आतो ङितः, ये इतने लगेंगे आप थक जाओगे लगाते लगाते इन दोनों को। ये बहुत मुख्य सूत्र हैं दोनों। विधिलिंग लकार की सिद्धि आप इन दोनों सूत्रों के अलावा कर ही नहीं पाएंगे। अतो ये यह, ये विधिलिंग लकार में सर्वत्र लगता है परस्मी पद में। तो हमने अनुवृत्ति इसमें किस किस के लिए? तीन शब्द हैं इसमें, अतः, या, यह। या को अलग कर दो, अतः
या इयह। हमने क्या क्या ले लिया? अतः और इयह, ये दोनों ले लिए। इयह में जो या में आ है ये उच्चारण के लिए है, अर्थात ये हलंत है। इय है तो प्रथमा का ही है, लेकिन यकार में अ उच्चारण के लिए है। आदेश कैसा है? हलंत। इय ह्रस्वीकार और य हल करके। अतः में है पंचमी अ जो आ रहा है ऊपर से। अब जो पीछे से अंगस से आ रहा है ये पंचमी में बदल जाएगा। जैसा देश वैसा भेष। तो अकारांतात अतः तपर है ये, अब आकारांत नहीं कह सकते यहां। और आतः जो आतोंगिता में आता है ये भी तपर है, लेकिन ये तपर क्यों है? ये तपर क्यों है? मुख सुखार्थ कह लो। क्योंकि षष्ठी कैसे बनाए फिर? आकी तकार न लगा करके क्या बनेगा षष्ठी में? आका क्या बनता है माला का? तो आया, और तकार लगाने से कितना स्पष्ट हो गया? आतः, आकार के स्थान में। तो अतः हम पंचमी है तो अकारांतात अंगात। अब अंगस्य का अधिकार तो हो गया चरितार्थ, अकारांतात अंगात। अब उत्तर से अपनी ओर से जोड़ दो, पंचमी बोलिए इसलिए। अकारांतात अंगात उत्तरस्य है ङितः आकारस्य, ये आतोंगितः आ गया। ङितः आकारस्य इय आदेशो भवति। इसमें सार्वधातुक को नहीं लाएंगे अभी, वो तो ये हम आएगा केवल। इय आदेशो भवति हो गया पूरा अर्थ। अकारांत अंग कितना है? देखो अंग में बताए दो हैं, पच भी अंग है, पच अ ये भी अंग है। हमने कौन सा लिया अभी? पच अ। ये है इतना अंग, ये अकारांत हो गया। अकारांत अंग से उत्तर ङित आकार के, ङित के आकार के स्थान में, ये ङित है पूरा आताम, और इसके आकार के स्थान में इसमें आ दो हैं, ये भी है ये भी है। कौन सा लेंगे? हैं? क्यों? हाँ, तस्मात् इति उत्तरस्य। जहां पंचमी आती है वहां उत्तर को कार्य होता है। क्या इससे निर्णय हो गया? देखो पंचमी आ रही है अकारांत अंग, इसमें अतः में अकारांत अंग से उत्तर कहा हमने, तो तस्मात् इति उत्तर से ठीक है, उत्तर को ही कर रहे हैं हम इस आ को ले रहे हैं तब भी उत्तर में ही है, इस आ को ले रहे हैं तब भी उत्तर में ही है, पूर्व नहीं आए हैं आताम से। आताम से पहले हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे, हम जो कुछ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं अकारांत अंग से उत्तर ही कर रहे हैं। तो ये निर्णय कहाँ होगा अभी? हैं? क्या अव्यवहित है? ये कहां से लाओगे इतना अंश? तस्माद् इत्युत्तरस्य ये कह करके अव्यवहित अंश कहां से लाओगे? तो आज आपको एक नई बात और मिल जाएगी। कौन देगा उत्तर? जब कह दिया उत्तरस्य, उत्तर को कार्य होता है, तो उत्तर है पूरा आताम। उसका भी उत्तर ले लेंगे। किसका उत्तर? उत्तर का भी उत्तर। और क्या है आगे इधर? आताम के आगे कुछ और भी है क्या कि उत्तर का भी उत्तर? देखो तस्मादित्युत्तरस्य सूत्र उत्तर में षष्ठी करता है, केवल उत्तरस्य, उत्तर में षष्ठी कर दी उसने। अब उत्तर है आताम, तो आताम में षष्ठी कर दो, आताम के स्थान में। अब क्योंकि यहां पर आतः शब्द दिया हुआ है सूत्र में आतोंगितः, तो आताम के, आताम क्या है? ङित, आताम के आकार के स्थान में। अब आकार है दो। तो देखो एक नियम और भी होता है, क्योंकि जहां ऐसी समस्याएं आती हैं परिभाषाएं बनाते हैं पाणिनि। तो जो कार्य कभी भी पर को कहा जाए, कहीं भी पर को कहा हुआ कार्य, उस पर में से आदि के स्थान में होता है, वो आदेह परस्य। इतना सुंदर प्रसिद्ध सूत्र है, आदेह परस्य। क्या अर्थ हुआ? परस्य उक्तम कार्यम आदेह स्थाने भवति। पर ये हो गया, उत्तर पर एक ही बात होगी, तस्मादित्युत्तरस्य ने उत्तर यानी कि पर वाले को
इसमें अधिकार दे दिया हमें कार्य करने के लिए। तो आधे ही परस्य बोला कि यदि आप पर में पहुंच गए हैं कुछ करने के लिए, तो पर में पहले वर्ण को करना वो कार्य। परस्य आधे है, आप सूत्र ऐसे बोल दो। आधे परस्य नहीं समझ में आ रहा है तो परस्य आधे है, पर को कहा हुआ कार्य आदि को होता है। इस तरह से आताम का जो प्रथम आकार है उसी को होना है। तो क्या किया इस सूत्र ने? आतोंगितः सूत्र ने क्या किया? आकार के स्थान पर ये आदेश कर दिया। तो हम कैसे लिखें यहाँ पर? यही तो लिखेंगे। और ये ताम जो का क्यों लिखेंगे? यही तो किया है इसने, हैं? लेकिन अब ये जो ये आदेश हुआ है, ये जो यकार है इसमें, इसके आगे आ रहा है वल प्रत्याहार। क्या आ रहा है? वल। तो वल प्रत्याहार जब आता है तो सूत्र है लोपो व्योर वली। छठे अध्याय के पहले पाद में है, ये दूसरे कॉलम में। लोपः व्योह वली। व्योह षष्ठी का द्विवचन, वकार का और यकार का। लोपः लोप हो जाता है कब? हाँ, सप्तमी आ गई देखो, वली वल परे रहते। तो ये यकार है, इसमें अनुवृत्ति किसी की नहीं है सूत्र में, इसलिए बहुत सरल है ये, है? तो ये वल है तकार, वल परे है, यकार का लोप हो गया। ठीक है, इताम यहां तक आ गए। अब यहां पर ये जो हम प्रत्यय लाए थे आताम, कौन से लकार का था? ये कौन से लकार के स्थान में लाए थे? लट लकार के स्थान में। लट लकार कैसा है? टित। टकार लगा उसमें लट। कितने हैं टित लकार? लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, 6 हैं। ये 6 लकार टित कहलाते हैं। और जो टित लकार होते हैं और वो आत्मनेपद में प्रत्यय लाए जाए उनके स्थान में, आत्मनेपद वाले प्रत्यय, परस्मैपद के नहीं। टित लकारों में, टित लकारों के स्थान में जब आत्मनेपद के प्रत्यय आते हैं तो उन प्रत्ययों के टी भाग को ए आदेश हो जाता है। एकार ए, टित आत्मने पदानाम टेरे। तीसरे अध्याय का चौथा पाद, दूसरा कॉलम, 79 संख्या पर सूत्र 3, 4, 79। टित आत्मने पदानाम टेह ए। इसमें किसी की अनुवृत्ति नहीं है, लानी भी है तो लस्य तो पीछे आ रहा है, कोई बात नहीं, लस्य का अधिकार चल रहा है। लकार के स्थान में ही है सब, उसी की उपज है सब। सबका मूल क्या है? लकार, लट लकार, कोई भी लकार हो। तो टित आत्मनेपदा नाम है, टितः षष्ठी, आत्मनेपदा नाम षष्ठी, टेह षष्ठी, और ए क्या है? ये प्रथमा का है ना? लेकिन लुप्त तो प्रथमांत मान सकते हैं, कहीं कोई व्यक्ति नहीं दिख रही उसके आगे। तो टितः आत्मनेपदा नाम। अब ये टित संबंध किसके साथ जुड़ेगा? लस से आ रहा है पीछे से, टित लकार के। अच्छा, लट है टित या लकार है टित? ये नाम ऐसा होता है, टित कित गित आदि, ये नाम किसी के मरने के बाद बन आता है ये, ठीक है ना? जब किसी का बलिदान हो चुका होता है तब ये नाम प्रकाश में आता है, प्रकट होता है ये। अब लट बोल रहे हैं हम कहें लट टित है, तो लट टित कहाँ है? टकार तो बोल रहे हैं उसमें अभी हम। अगर वो इत है तो तस्लोपा बैठा हुआ है, वो टिकने ही नहीं देगा उसको,
तो टकार हटके, अब टकार हट गया तो आप बोल नहीं सकते हैं, केवल लकार रह गया, अभी हटा दिया हमने, तो लकार टित है, लट टित नहीं है। हम कहते हैं ना कि टित लकार कितने हैं कि 6 गिना दिए, ये टित कहाँ आया अभी? तो ये बारीकी थोड़ी समझते रहना, कोई प्रश्न करे तो कैसे उत्तर दोगे। तो ये औपचारिक प्रयोग हुआ कि लट लकार टित है, ये वास्तविक तात्विक प्रयोग नहीं है, लकार टित है। तो लस्य का अधिकार आ रहा है ये, अब उसके साथ में टिता को जोड़ दो, टितः लस्य, टित लकार के स्थान में क्या हुआ है? आत्मनेपदा नाम, जो आत्मनेपद के प्रत्यय आए हैं उनके, अब समय षष्ठी है ये, सब में के लगाना पड़ेगा, टित लकार के आत्मने पद के टी भाग के, यहां आके षष्ठी समाप्त हुई है। 4 षष्ठियां हो गई, लस्य टितः आत्मनेपदा नाम टे है, टित लकार के आत्मने पद के टी भाग के स्थान में ए आदेश हो जाता है। अब जोड़ते जाओ, है टित लकार, ठीक है, लट हो गया, उसके आत्मने पद आताम, उसके टी भाग के स्थान में टी भाग कौन सा होता है? अचोन्त्यादि टी, अंतिम अच, और उसके आगे भी कोई वर्ण आ रहा है उसको भी ले लेंगे। तो अंतिम अच बोली दिया तो उसके आगे वर्ण कौन सा आ सकता है? अच या हल? हल ही आएगा फिर, जब वस्तु बोली दिया हमने अंतिम अच, अगर ये भी अंत में और होता अच तो फिर अंतिम अच यही कहलाएगा फिर। तो अंतिम अच बोलते ही उसके आगे व्यंजन ही शेष रहेगा, हल ही शेष रहेगा, अगर है तो नहीं है तो कोई बात नहीं है। यानी कि टी भाग के लिए अंतिम हल होना अनिवार्य नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यहां है तो ले लेंगे। अब इतने में टी भाग कितना है? आम, अंतिम अच को पकड़ना है, उसके आगे हल है उसको भी ले लो। कितना है टी भाग? आम। इसके स्थान में क्या कर दिया इसने? टितात्म प्रधानम टेरे ने ए। अब क्या लिखा यहां पर? ये तो हो गया ए आम की जगह, ये रह गया त हल, और ये रह गया ई, यही तो है। इत ए, इते, मात्रा लगा दो उसमें, लगानी है तो इते, इते हो गया है। अब ये क्या है? इधर इधर है पच, ये आ इसमें जोड़ दो, ठीक है, ये ए इसमें जोड़ दो, तो ये हो गया पच इते। अब ये अ और ये ई आमने सामने आ गए। परसन्निकर्ष संहिता, संहिता के अधिकार में आद गुण अकार से उत्तर अच अरे रहते पूर्व पर के स्थान पर गुण एक आदेश हो जाता है, स्थान अंतर तमा लगा करके, और ई के स्थान पे आ जाएगा ए, तो बन गया पचेते इति सिद्धम, रूप पूरा बन गया ये। अब इसके आगे हमने इति और लिख दिया, वाक्य में बोलना है पूरा हमें। अब यहाँ अय आदेश की प्राप्ति हो रही है, एचो यवा यावह से। अब ये क्योंकि शब्द कौन से वचन का है? पचेते, द्विवचन का, प्रथम पुरुष का द्विवचन, और एकारांत भी है, इसका नाम हो गया प्रगृह्य। प्रगृह्य नाम होने से प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम, इस सूत्र ने एचो यवायावह से जो अयादेश की प्राप्ति हो रही थी उसको रोक दिया। प्रकृति भाव से ही रहेगा, अब ये जैसा स्वरूप है वैसा ही बना रहेगा, तो यूं ही रहेगा ये पचेते इति, ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है जी। ऐसे ही यदि हम मध्यम पुरुष के द्विवचन में बनाएं, यहाँ आताम है, वहां है आथाम, सब कार्य वही होने हैं, तो पचेथे इति, वहां इस तरह से हो जाएगा। नहीं और उदाहरण नहीं बनेंगे इसके, हाँ पचावह बन जाएगा आपको। द्विवचन का है ना वो भी, पचेते इति, पचेथे इति, पचावहे इति, और इति मत बोलो, कुछ और बोल दो। पचावहे में, पचावहे में आतोंगितः नहीं लगा है बस। देखो आतोंगितः कहाँ लगता है? जहां ङित जो भी प्रत्यय है उसमें आकार तो हो। देखो आताम इसमें आ है, आथाम इसमें आ है, और वहां प्रत्यय कौन सा है? वही।
कहाँ है आ उसमें नहीं है हाँ जी। तो नहीं लगेगा। लेकिन टी भाग को एकार वहां भी होगा। वहां कितना है टी? जैसे आताम में टी कितना था? आम। आथाम में टी कितना है? आम। और वही में टी कितना है? वही। कितना है टी? किसे कहते हैं टी? अंतिम अच को। तो कौन सा अच दिख नहीं रहा है? तो फिर वही में टी क्या है? ई। उसको ए कर दो। अच्छा। वही। बस आतोंगे तो वहां नहीं लगेगा। अब आपको प्रश्न ये उठेगा कि फिर ये पचा, ये चा में आ कहां से आ गया? क्योंकि यहां तो प च श का अ है, ये श का शब का अ ही तो है ह्रस्वकार। तो प च वहे ऐसे बोलो। तो शुद्ध करो किताबों में जहां भी लिखा है पचा वहे उसको लिखो पच वहे। तो यहाँ 7वें अध्याय का सूत्र है अतो दीर्घो यहीं। अतो दीर्घो यहीं से दीर्घ हो जाता है। पचा वहे, पचा महे। 7वें अध्याय के पहले ही कॉलम में है ये, और पाद आपका बनेगा दूसरा है ना 7वें अध्याय का। नहीं, तीसरे पाद का अंतिम भाग पहुंच जाओ। तीसरे पाद का अंतिम कॉलम जो है वो पहला ही कॉलम बनेगा उस पृष्ठ पर। उसमें है 101 संख्या पर सूत्र। हाँ देखो ये जो सूत्र है ना 2, अतो दीर्घो यहीं और सुपीचा, ये भी दोनों इतने लगेंगे कि आप थक जाओगे लगाते लगाते। धातुओं की सिद्धि में अतो दीर्घो यहीं, प्रातिपदिकों की सिद्धि में, क्योंकि सुपीचा सुप किसके आगे आते हैं? प्रातिपदिक के आगे। जैसे बालकाभ्याम, मूल शब्द क्या है? बालक। प्रत्यय क्या है? भ्याम। तो कहां से आ गया आ? ये बैठा है सुपीचा। इसमें गुरुजी अपने बोल रहे थे, ये पद संज्ञा वाली बात कर रहे थे, बालकाभ्याम कर रहे थे। यहाँ पद संज्ञा कर्म भ्याम कर रहे थे। हाँ मान लिया, कर लिए, काम तो कुछ हुआ नहीं। इस पद संज्ञा का फायदा क्या? वही मैंने समझ लिया आपको, लेकिन मैंने तुरंत बोला था फिर आपके लिए बाद में कि राजअभ्याम। समझाया था नहीं मैंने? बिल्कुल है। मैंने राजअभ्याम इसीलिए बोला था कि यहाँ बालकाभ्याम में तो कोई काम हुआ ही नहीं, लेकिन राजन और भ्याम यहाँ हुआ नहीं, तो जहाँ हो वहीं से ले लो बस। ठीक। मैं सोच रहा था सुपीचा तो यहाँ कोई ही नहीं रहा कुछ। संज्ञा का प्रयोजन जहाँ हो रहा है वहां संज्ञा करते हैं। बालकाभ्याम में बालक की पद संज्ञा नहीं करेंगे। क्यों? उत्तर दीजिए। बालकाभ्याम में बालक की पद संज्ञा नहीं करेंगे। क्यों? कोई काम ही नहीं है। सीधा सा उत्तर है। राजअभ्याम में राजन की पद संज्ञा करेंगे। क्यों? काम है उससे, बस। अरे वर्षा तो जब होगी तो समुद्र में भी होती है और सूखे में भी होती है। अब आप कहोगे समुद्र में भी है तो प्रयोजन, वहां भी पानी चाहिए ना, वहां पानी आएगा तभी तो फिर ऊपर उड़ेगा बाद में, वो फिर बादल बनेंगे, बल्कि बादल बनते ही समुद्र के पानी से है वही। लेकिन तात्कालिक दिख रहे हैं हम कि पौधे को पानी देना है, जहाँ पानी नहीं है वहां बरस गया, बड़ा अच्छा लगा, और जहाँ पानी है, तालाब है, भरा हुआ है, वहां पानी और भर गया, वहां कोई फायदा नहीं है। अगर ऐसी वर्षा हो जाए कि तालाब के ऊपर बरसा रहे, सूखे में न बरसे, किसान क्या कहेगा कि भगवान भी कैसा हो गया, ये इसको दिख ही नहीं रहा है कहाँ सूखा है कहाँ गीला है गीले में गीला कर रहा है। तो सूत्र भी ऐसे ही होते हैं। कैसे? पर्जन्य के समान, बादल के समान। पर्जन्य व सूत्राणि भवन्ति। जैसे बादल सब जगह बरसते हैं, ऐसे ही सूत्र भी सब जगह बरसते हैं। अर्थात जहां उनका अधिकार क्षेत्र है वहां वो बरसेंगे, अपना कार्य करेंगे। तो ये ईद उद्देश्य दिवचनम। इसमें और कोई शंका है किसी को? इससे आकार रहेगा, अगर कोई ये लगा के हम
हाँ, अतो दीर्घो यही जो सूत्र है ये कहता है अकारांत अंग के स्थान में। षष्ठी है ये, अंग से का अधिकार है। ये अंग का ध्यान रखा करो सब जगह। इन 5 पादों में जब भी हम किसी सूत्र का अर्थ करेंगे अंग से का ध्यान रखो। विभक्ति कौन सी बनेगी उसमें वो अलग बात है, बदल भी सकती है, लेकिन अंग बोलना अवश्य है। अब षष्ठी है अतः में, तो अंग से षष्ठी है ही, बदलनी भी नहीं पड़ी हमें यहाँ। तो अकारांतस्य अंगस्य दीर्घो भवति कब? बस यहीं परे रहते, यहीं परे रहते नहीं, यहीं परे रहते। यहाँ देख रही है आप या पचा वही हम देख रही है? तो पच वहे, अकारांत अंग क्या है? पच। क्या परे है आगे? वकार किस में आता है? यहीं में आ रहा है या नहीं? यहीं। हाँ, नहीं आ रहा है? अरे यहीं प्रत्याहार का पहला ही अक्षर या है। आपको आगे भले ही न बोलो यहीं में ही या आ गया, लेकिन आपको वह लेना है यहाँ। तो यहीं प्रत्याहार में वकार आ गया। और महे में बहुवचन में क्या है? मही, महिंग, महे, पच, महे। यहां भी लगेगा ये। हो गया यहीं प्रत्याहार पूरा। कहाँ पहुंच गए जब? पीछे एक तरफ से लो ना क्रम से। यहीं प्रत्याहार क्रम से बोलो। य व र ल य म ङ ण न झ भ। म आ गया नहीं? य म, तो म यहीं प्रत्याहार में नहीं है, तो पचा महे। वहां भी करो दीर्घ, पचा वहे, पचा महे। अब इसी सूत्र में से 2 पद आगे ले आते हैं, अतः को, और नहीं पूरा ही आएगा, पूरा ही आएगा। पूरा सूत्र नीचे आ रहा है सुपीचा में। अब क्या अर्थ होगा? पूरा आएगा तो कैसे करेंगे? बनाओ अर्थ। अकारांतस्य अंगस्य दीर्घो भवति। हाँ, अब यही सुपी इनको जोड़ना है आपस में, तो एक बनेगा विशेषण, एक विशेष्य। ययादौ सुपी परतः। अब यह तो ये भी मांग रहा है, लेकिन एक शर्त लगा दी कि वो यह सुप के अंदर होना चाहिए। यानी कि 21 प्रत्ययों में देखेंगे हम यह किस किस में है। तो भ्याम 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 3, भ्यस भ्यस और भिस 6, बस और कहीं नहीं है। ये भ यहीं में आ गया नहीं, झभ है इनमें लगता है ये, लेकिन इनमें सर्वत्र लगना चाह रहा था ये, लेकिन कुछ जगह इसको रोक दिया गया। देखो आगे, बहुवचने झली एत, बहुवचन में इसको रोक दिया। अब बहुवचन कहाँ कहाँ है? भिस भ्यस भ्यस, इनमें इसने रोक दिया। अब ये कहाँ लगेगा फिर? केवल भ्याम भ्याम भ्याम, बस यही मिलेंगे इसको। अब वो 3 छिन गए। उन 3 में क्या कह रहा है? ये एकार कर रहा है। अब दीर्घ नहीं, एता, एक, एत है ना, बहुवचन झली एत। झलादी, झलादी का है इसने। अब झलादी है वो तो यादी भी है, वो तो दोनों बातें हैं, लेकिन इसको यहीं से कोई लेना देना नहीं है। इसने कहा झल, ये क्या करेगा? ए, तो बालके, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, लेकिन भिस्म ही प्राप्त हो रहा है फिर ये, तो वहां सूत्र अलग है। अतो भिस ऐस, वो 7वें अध्याय के पहले ही पाद में आ गया है, प्रारंभ में। अकारांत अंग से उत्तर भिस आता है तो उसको ऐस हो जाता है, पहले ही पाद में, प्रारंभ में 7वें अध्याय के। अतो भिस ऐस, तो जब उसने भिस को ऐस कर दिया, अब झलादी कहाँ है? ये अब तो आजादी हो गया, तो ये बेचारा लौट गया, मुंह लटका के अपना। 2 जगह लग पाया ये, यानी कि सुपीचा 3 जगह और ये 2 जगह, और एक स्थान पर भिस को ऐस हो गया। तो ये सब अपना सारी व्यवस्था कर रहे हैं, सूत्र अलग अलग। अब यही एक बार फिर आगे जा रहा है। यानी ऐसा पिरोया है माला की तरह सूत्रों को पाणिनि ने। अब इसमें से एत की अनुवृत्ति आगे ले जाएंगे ओ सीचा में। अतः ऊपर से आ ही रहा है, अतो दीर्घो यहीं से। अब ये कहता है अकारांत अंग के स्थान में एकार होता है, ओस परे रहते। अब ओस 2 हैं,
षष्ठी का द्विवचन और सप्तमी का द्विवचन, तो वहां बालक अकारांत है, क्या बन जाएगा? बालके, और ओ आयादेश कर दो, बालकयो हो, दो जगह बालकयो बन जाता है। तो ये तो हम प्रक्रिया से बाहर पहुंच गए ना अब। तो ठीक है, ये प्रक्रिया संज्ञा आगे और चलेगी अभी, अब आगे देखेंगे। प्रणव ध्वनि ओ